तो फर्स्ट पॉइंट, एथनिक ग्रुप। सो बेसिकली एथनिक ग्रुप जो है ये बेसिकली इसको कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, इथनोस। इथनोस जो वर्ड है इससे इसको डिराइव किया गया है, ठीक है। और ये इनहेरिटेड है इंग्लिश लैंग्वेज से, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से इसको डिराइव किया गया है। ग्रीक वर्ड है इथनोस, उससे लिया गया है इथनिक को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज इनहेरिटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, टर्म फ्रॉम द कंसेप्ट इज फोक, यानी लोगों का एक जमा भीड़। फोक मतलब क्या होता है? जो एक जैसे लोग हो उनकी भीड़, ठीक है। फोक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम कहते हैं, हाँ, सिमिलर पीपल, एग्जैक्टली, सेम कल्चर जिनका हो। तो जैसे फोक सॉन्ग्स आपके फेमस है, फोक सॉन्ग सुना है आपने? तो जैसे उड़िया, उड़ीसा में उड़िया है, डांसिंग टाइप, हाँ बिल्कुल। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? फोक। तो बेसिकली फोक इंग्लिश वर्ड जो है और इथनोस ग्रीक वर्ड से बना है आपका एथनिक ग्रुप, एथनिक, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया के रिलीजन, मैंने बता दिया था ना कि करंट में कितना कितना परसेंटेज है, करंट वाला तो बता दिया था। और एथनिक ग्रुप क्या है? बेसिकली सोशली डिफाइंड ग्रुप है, यानी समाज में लोग कैसे रहते हैं, जिनका एक कल्चर है, एक तरीके से वर्शिप करते हैं, एक टाइप का ईटिंग हैबिट्स भी लगभग सिमिलर है, लैंग्वेज सिमिलर है, तो इनको हम कहते हैं एथनिक ग्रुप। क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको समझ में आया? सो बेसिकली एथनिसिटी जो है ये सोशली डिफाइंड कैटेगरी ऑफ पीपल है जो आइडेंटिफाई करता है कि जिनके पूर्वज कॉमन हो। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बिहार है तो यहाँ आपके एंसेस्ट्रल भी यहीं से है बहुत लोगों के, ट्रू। तो आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज भी हैं मैम उन्हीं के, यस। सो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम कि जो आपका एथनिक ग्रुप है दैट इज रिलेटेड विद द बोल सकते हैं कॉमन पीपल हु आर फॉलोइंग द कॉमन टाइप ऑफ कल्चर, जिनका कॉमन टाइप का अपना कल्चर जो फॉलो करते हैं, उनका जो ट्रेडिशन है सेम है, जो उनके एंसेस्ट्रल है वो सेम है, एक ही जगह पे रह रहे, एक ही कम्युनिटी टाइप, तो इसको हम कहते हैं एथनिक ग्रुप। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट है, हाँ बोलो। वैरी भी कर सकता है। देखो सेम एंसेस्ट्रल का मतलब ये नहीं कि सबके सेम एंसेस्टर, मतलब आपके जो पूर्वज चलते आ रहे हैं, जैसे आपका जो समाज, आपका जो सोसाइटी से चलते आ रहा है तो आप उसी सोसाइटी के बिलोंग कर, ठीक है। अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो डाइवर्सिफाई भी रहता हुआ, ऐसा थोड़ी कि डाइवर्सिटी नहीं रहता है, लेकिन जो कॉमन टाइप के पीपल हैं, ठीक है, जिनका लगभग कास्ट, रिलीजन सब कुछ वो कॉमनली फॉलो करते हैं, वर्शिप को कॉमनली करते हैं, तो दे आर नोन एज द बेसिकली एथनिक ग्रुप। जैसे आज भी अगर आप यहाँ पर, हम लोग कहाँ पर हैं अभी? हम लोग बिहार में रह रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बिहार, आवर नेटिव प्लेस इज बिहार। एंड इवन आप ये भी चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब आप दिल्ली में जाइएगा तो एक बिहार का एक अपना कम्युनिटी भी बहुत लोग डेवलप कर लेते हैं, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू अ सिमिलर प्लेस। तो लोकेशन भी कई बार आपके एथनिक ग्रुप में शामिल हो जाता है, आपका लोकेशन, आपका लैंग्वेज। अब इसमें भी अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट्स अलग अलग है। लाइक बिहार में भी अगर आप देखो तो लाइक जो भोजपुर वाले होंगे भोजपुर, जो मैथिली वाले होंगे मैथिली, सो लाइक इन शॉर्ट उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, समझ रहे हो ना। तो क्लासिफिकेशन जो है एथनिक ग्रुप का बहुत डीप है, लेकिन एथनिक ग्रुप नॉर्मली क्या है? जो सोशल ग्रुप है, जहां लोग जो है वो वर्शिप, कल्चर, लैंग्वेज, वे ऑफ स्पीकिंग, फिर आप तो बोल सकते हैं क्लोथ्स, वर्शिप, बिलीफ, ट्रेडिशन, जिनका सिमिलर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई किया गया है आपकी किताब में कुछ सोर्सेस कि एथनो रेशियल ग्रुप क्या होता है। एथनो रेशियल ग्रुप यानी कि एथनिक ग्रुप को सब डिवाइड किया गया है। तो एथनो रेशियल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? रेशियल का मतलब क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली। So racial group is something which is related with the color of skin tone, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन, इंडिया में भी साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, तो बेसिकली हाँ नॉर्थ एशियंस। तो ये एक तरीके से जो एथनो रेशियल ग्रुप है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द जेनेटिक ऑरिजिन, यानी जिनका जेनेटिक एक जैसा हो लगभग, साथ साथ में फिजिकल अपीयरेंस एक जैसा, तो दे कम्स अंडर द इथनो रेशियल ग्रुप। यानी ऐसे लोग एक कम्युनिटी में आएंगे, लेकिन किस टर्म से रिलेटेड? रेशियल टर्म से रिलेटेड में। क्लियर हो गई बात?
तो एथनो रेशियल ग्रुप कौन होगा, ये एथनिक ग्रुप का भी सब डिविजन है। तो एथनो रेशियल ग्रुप जो एक जैसे रेस के होंगे, जिनका जेनेटिक और फिजिकल अपीयरेंस लगभग सिमिलर होगा। आ गई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे द्रविडियंस जो थे वो सबसे पहले इंडिया में कौन सी एरिया में आए थे पता है ना, साउथ में आए थे। तो आज भी वहां का तुम नोटिस करना, जो जेनेटिक्स है सम दे आर स्टिल, बोल सकते हैं कि वहां पर ब्लैक पीपल्स, मतलब कलर के हिसाब से अगर हम सिर्फ बोले तो ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन वहां लोगों का ज्यादा है ना। तो एथनो रेशियल में वी कैन टेक इट एज एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एथनो रिलीजियस ग्रुप। एथनो रिलीजियस ग्रुप, एथनो रिलीजियस ग्रुप, इथनो रिलीजियस ग्रुप। अब इथनो रिलीजियस ग्रुप इज समथिंग, इथनो रिलीजियस ग्रुप मतलब यहाँ पर जो बेसिकली लोग होंगे, जो ग्रुप होगा वो किस बेसिस पे होगा, रिलीजन के बेसिस पे। लाइक इथनिक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्लियर होगी बात, तो रिलीजन तो सबको पता ही है। नेक्स्ट वन इज इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि पर्टिकुलर रिलीजन, डेनोमिनेशन कह सकते हैं। डेनोमिनेशन ऐसी रिलीजन जो काफी कम क्वांटिटी, बहुत ही रेयर प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ही जिनका जो जनसंख्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। या तो वो रिलीजियस ग्रुप, जैसे मेजर में हमारे इंडिया में क्या है, हिंदुइज्म, इस्लाम, नेक्स्ट सिखिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, राइट। तो ये मेजर 5-6 हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्वांटिटी, छोटे छोटे नंबर्स हैं आपके रिलीजन के, ठीक है, जैसे आपके बहुत जगह पे ज्यू है, जैसे इंडिया में तो नहीं है ज्यू वगैरह, तो ज्यूज जो है, ठीक है, यहूदीज जिनको हम कहते थे, तो ये सब जो लोग हैं जिनकी क्वांटिटी है बहुत कम है, तो उनके लिए यूज किया गया डिनोमिनेशन। क्लियर हो गई बात। तो बेसिकली या तो रिलीजन के बेसिस पे, या तो उनके जो पॉपुलेशन के बेसिस पे, बहुत सारे जो आपकी कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज है, उसके बेसिस पे इतने ग्रुप होंगे। जैसे हिंदुइज्म दे आर वर्शिपिंग गॉड, एंड इस्लाम दे आर वर्शिपिंग Allah, exactly right. So on the basis of that, their culture is different, their beliefs are different, their rituals are different according to ethnic group. Next one is ethno-linguistic group. The name is even suggesting the ethno-linguistic group is something जहां पर language की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, language की। इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने बिहार में ही अगर देखें इस चीज को, तो एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन इज देयर। इंडिया में लगभग 1600 लैंग्वेजेस जो हैं बोले जाते हैं, जिसमें से बहुत कम लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। हमारे बिहार का मैथिली शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम पटना में देखें तो पटनिया लैंग्वेज, ट्रू, पीपल आर यूजिंग। भोजपुर में भोजपुरी, फिर अंगिका लैंग्वेज भी है आई थिंक, एंड उसके अलावा फिर आपकी मगही लैंग्वेज है। So there are multiple language and according to those linguistic basis पे, यानी कि बोल चाल के बेसिस पे भी अलग अलग एथनिक ग्रुप है, ठीक है। आगे बात समझ में। and somehow linguistic group is related with the location. लोकेशन के बेसिस पे भी कई बार लिंग्विस्टिक लैंग्वेज या लैंग्वेजेस आपके बेस्ड होते हैं, ट्रू। जैसे नालंदा का एरिया में पूरे जगह पे मगही बोला जाता है ना। आरा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में भोजपुरी बोला जाता है ना। अब पीपल जब माइग्रेट करते हैं जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो दैट कैन नॉट बी चेंज बिकॉज यू बिलोंग टू, हाँ, एक्सेंट विल बी सेम, और आपका जो लैंग्वेज है वो नहीं बदलता है। या तो आप सीख लेते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप कम्युनिटी के पार्ट नहीं बनते हैं, आप बेसिकली अपनी कम्युनिटी के ही रहते हैं, कह सकते हैं। तो एथनिक ग्रुप समझ में आया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट वन इज एथनो नेशनल ग्रुप, बेसिस ऑन द नेशनल आइडेंटिटी। Okay, next one is ethno-national group, that is on the basis of nationality. आप कह सकते हो कि इंडियन है और हम जा रहे हैं अमेरिका में रह रहे थे, इंडियन का अपना एक ग्रुप बन जाता है। So that is why, because of the national identity is similar, everyone is Indian, true. So कह सकते हैं आप इसके बेसिस पे नेशनल ग्रुप। नेक्स्ट वन इज एथनो रीजनल ग्रुप, रीजनल। अब ये आ गया आपके एरिया और लोकल एरियाज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। बिहार अपना रीजन, और अगर हम प्रॉपर रीजनल जोन वाइज भी देखें तो पूरा ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें रीजनल ग्रुप में आपका आएगा लोकल सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, रिलेटेड विद द ज्योग्राफिकल एरिया। डन, एथनिक ग्रुप समझ आ गया, समझ में क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, एक मिनट, बहुत ही ज्यादा कम हो। वीकर सेक्शन अगर हम सिर्फ इंडिया की देखें तो वीकर सेक्शन में आपके शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब,
women and other backward. These all comes under the weaker section. Minorities में आपकी कुछ religion है जो बहुत ज्यादा disabled, हाँ weaker section में basically उनको कह सकते हैं they are considered under because the reservation facilities are given to them. So ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी weaker section में and minorities. ठीक है. Now the next chapter is constitutional provision for certain classes. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, डिजाइन किसके द्वारा हुआ है? भीमराव अंबेडकर के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया है, जिसमें वेरियस दिस इज अ बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारे देश को चलाने का बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक ये क्या है रूल, एक सिस्टम है, एक रूल रेगुलेशन है, एक कार है जो बेसिकली रन करने के लिए पूरे सिस्टम को यूज हो रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जिनको हम कहते हैं हिंदी में संविधान, इंजन. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बेसिकली उनको क्यों जरूरत पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का, क्यों रिक्वायरमेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का सबसे वर्ल्ड का लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्म में. और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन के पॉइंट्स नहीं है, ये बहुत जगह से डिराइव किए गए कॉन्स्टिट्यूशन को. आपके यूएस से भी है, ब्रिटिश भी है, हाँ साउथ अफ्रीका से, आयरिश से है. ठीक है, तो बहुत सारी जगह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव भी किया गया है हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया का है वो लोगों के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और क्या क्या उनका पोजीशन होना चाहिए, क्या क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज मिलना चाहिए, वो बेसिकली डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में. और इसके अंडर में बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं. और अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को भी ऐड किया गया 101st अमेंडमेंट के अंडर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट और चेंजेस आएंगे वो आपके किसके द्वारा किसके द्वारा लाया जाएगा, इसको by the basically government and consent of the parliament, or by the passing the bill we can amend the constitution, constitutional law. We can change, we can amend, but we cannot remove. Clear हो गई बात? हाँ. Now अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो सबसे पहला शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए आर्टिकल 15 में कुछ चीजें लिखी हुई है. पहला है इसमें आपका आएगा रिलेटेड विद आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भी अंतर्भावना है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन यानी धर्म को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, रेस को लेकर यानी कलर को लेकर के है, कास्ट को लेकर है, जेंडर को लेकर है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या किया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया है, रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है. ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या क्या राइट्स दिया है, क्या क्या राइट्स है, द स्टेट. ठीक है, यानी यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट की बात नहीं, पूरी कंट्री को एज अ स्टेट लिया जा रहा है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, सिटीजन कौन, इंडियन सिटीजन, ऑन ग्राउंड ऑफ मतलब किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, जो मैंने आप लोगों को पहले ही पॉइंट में बता दिया. Second, no citizen shall on ground only of religion, race, caste, gender, place of birth के बेसिस पे, और ना ही किसी डिसेबिलिटी के बेसिस पे, यानी वो पर्सन का अगर डिसेबल है, ठीक है, कोई भी उनको प्रॉब्लम है, चाहे वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो, चाहे वो सेमी डिसेबिलिटी हो, उसकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे, उसकी लाइबिलिटी यानी उसके कर्ज के बेसिस पे, उसके लोन के बेसिस पे, या फिर उसकी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू, वो ना ही वो शॉप, हर एक शॉप में जा सकता है, हर एक दुकान से सामान खरीद सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, पब्लिक प्लेस में जा सकता है, होटल्स में जा सकता है, पब्लिक एंटरटेनमेंट सिनेमा हॉल में जा सकता है बिना कोई रोक टोक के. वो जो वेल होता है, कुआं जिसको हम कहते हैं, गांव में पहले अनटचेबिलिटी था ना, तो वहां पर कुआं जो था वो सिर्फ और सिर्फ बड़े घर वालों के, घर के लोगों के लिए, बड़े ऊंचे कास्ट जिनको माना जाता था उनके लिए होता था, पता होगा आप लोगों को. ठीक है, छोटे मोटे पोखर वोखर था, वहां से जाकर के जो बोल सकते हैं ना कि वैसे जो हरिजन जिनके साथ ये प्रैक्टिस होता था वो जाकर के पानी लाते, है ना. और अगर किसी ने वहां का मटका छू दिया या टच कर दिया तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, है ना. तो ये सारी चीजों को देखते हुए
चलो नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये सारी चीजें वेल्स आप यूज कर सकते हो, टैंक्स यूज कर सकते हो, बाथिंग घाट यानी नदी के किनारे का जो घाट है वो यूज कर सकते हो, रोड्स, प्लेसेस, पब्लिक रिजॉर्ट यानी ये सब लोगों के लिए कॉमन होगा, सब लोगों के लिए कॉमन होगा, सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बोल सकते हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फ्रॉम वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ तो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि अगर कोई स्टेट या फिर बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एरिया में अगर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनता है तो उसको वेलकम किया जाएगा। यानी ये सारी चीजें इक्वालिटी होंगी, लेकिन अगर आप वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए अगर आप कोई भी स्पेशल प्रोविजन निकालते हो, जैसे कि बहुत सारी बच्चियों के लिए, स्मॉल चाइल्ड के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए बहुत सारे प्रोविजन है ना, आज भी सुकन्या योजना, ये सब योजना जो आता है, या फिर लेडी अभी भी अगर वुमेन या बच्चियां पास होती हैं ग्रेजुएशन 12 तो उनको साइकिल की फैसिलिटीज, ये सब जो दिए जा रहे हैं ये सब स्पेशली प्रोविजन है ना। तो कोई भी अगर स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो ये चीज को वेलकम किया जाएगा, देश में उस एरिया में वेलकम किया जाएगा। यानी अपना कोई भी राज्य भी अपने हिसाब से विमेन के प्रोटेक्शन के लिए, विमेन के राइट्स के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए दे कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन। आगे बात समझ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent state from making any special provision for advancement of socially educationally background classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribe। इसका मतलब ये है कि जैसे विमेन और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, वैसे ही अगर आप चाहो तो जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, जो एक्सट्रीम पुअर है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आया है ना, हाँ, तो अभी इसीलिए मैंने पुअर कैटेगरी बोला, तो एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी, उनको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहो तो उनके लिए भी आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम इज इन इंडिया, क्योंकि दैट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 16। सो आर्टिकल 15 क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का? एग्जैक्टली जो अर्लियर जो सिचुएशन था वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए तुम लोग। सो नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 16 दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स लाइक इन द गवर्नमेंट जॉब व्हाट इज बेसिकली योर राइट, गवर्नमेंट जॉब सबको मिलेगा, ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम इज देयर इन इसमें। तो फर्स्ट होगा कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, यानी जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उन सबके पास बराबर राइट है, बराबर मौका है, किस चीज से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी ऑफिसेस हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री और ऑफिसेस हैं, उस सब में आपका राइट है, बराबर आपके पास राइट है जॉब लेने का। इसीलिए एग्जामिनेशन इज देयर, एवरीवन हैव राइट टू बेसिकली अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, अप्लाई करते हैं, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दे आर गॉट सिलेक्टेड। ट्रू। सेकंड वन इज नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के बेसिस पे आप किस डिस्क्रिमिनेट करोगे जॉब के लिए। यानी कि जॉब लेने के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट के द्वारा, आपके ऑफिस के द्वारा नहीं होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फॉर मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन द रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट or appointment to an office to under the government, local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment। लैंग्वेज थोड़ा अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, इसको समझो क्या कह रहा है ये दोनों पॉइंट ऊपर का क्लियर हो गया था ना।
तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लेकिन ये आर्टिकल नहीं कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकता है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा रिलेटेड विद द क्लास। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास है। सो ये बताता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और रिगार्ड टू क्लास, मतलब एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी और इक्वल सेम आपको डेजिग्नेशन तो नहीं मिल सकता। अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आप लोगों को अलग अलग क्लास में बेसिकली जॉब दे सकते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई पर्सन स्वीपर के लिए जॉब भरेगा तो डेफिनेटली दे विल गेट द जॉब अंडर इट। इफ समवन विल क्वालिफाई द आईएएस देन दे विल डेफिनेटली गेट द जॉब अंडर दैट। समझ में आ गई बात? सो जॉब लेने से पहले आपके फॉर्म में किस चीज के लिए जॉब है, क्या आपका डेजिग्नेशन होगा, इसको मेंशन करना है। क्लास को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब या तो क्लास या क्लासेस, और अपॉइंटमेंट टू, मतलब आप अपॉइंटमेंट के लिए भी अपना क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। कब अपॉइंटमेंट देना है, कैसे अपॉइंटमेंट देना है, ओएल कैसे देना, ऑफर लेटर कैसे देना है, ये। और दिस इज अपने कंट्री में कहीं पर भी, स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरी में भी। तो स्टेट के पास हम लोग को पता है वो 3 लिस्ट है, पता है 3 लिस्ट है। यस मैम। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो अलग अलग एरिया डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। हमारा पूरा देश 3 सिस्टम से चलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ट्रू। सो बेसिकली ये सब चीजों को अगर हम, मतलब मैंने तो सिर्फ नॉर्मली बताया, लेकिन जो पार्लियामेंट है दैट इज लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स आर योर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो। सो यहाँ पर आप किसी भी तरीके का अगर आप क्लास वगैरह, रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, रेसिडेंस, कुछ भी है वो पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जा सकता है। यानी कि पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है जॉब से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, रेसिडेंस से रिलेटेड, रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हटा भी सकता है। आर्टिकल, इस आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in service under the state। इसका मतलब ये है कि अगर इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन स्टेट चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो बेसिकली अपना रिजर्वेशन जो है वो दे सकता है बैकवर्ड क्लास को, एक पर्टिकुलर परसेंटेज। तो ऐसे भी वो एक ही है, स्टैंडर्ड रिजर्वेशन सिस्टम इज देयर। सो वो बेसिकली स्टेट प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन, ठीक है। अर्लियर तो एक और सिस्टम था कि अगर रिजर्वेशन के आर्टिकल में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि अगर आप चाहे रिजर्वेशन देना, ठीक है, और उसके बाद प्रमोशन देना ऑन दैट बेसिस, यानी कि अगर आप प्रमोट कर रहे हो लोगों को ऑन दैट बेसिस, तो यू कैन डू इट ऑन द फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जो है वो रिजर्वेशन दीजिए और प्रमोशन दीजिए, मतलब कास्ट के बेसिस पे। रिजर्वेशन तो दीजिएगा कास्ट के बेसिस पे, लेकिन जो प्रमोशन होगा फेवर के बेसिस पे आप नहीं दीजिएगा, ठीक है। लाइक आज आपने शेड्यूल्ड कास्ट को फेवर दे दिया और आपने उनको प्रमोट कर दिया, नो, ठीक है। रिजर्वेशन शुड बी देयर, but the promotion and the performance is on the basis of that we are going to give। और हाँ, कई बार ये चीज होता है कि आपका जो ऊपर वैकेंसी है, ठीक है, लाइक मान लो कोई बी क्लास में काम कर रहा है और उसको प्रमोशन देना है ए क्लास में। सो इन दैट केस ए क्लास में जो पर्सन था, मान लीजिए कि वो जो सीट था दैट वाज रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, सो इन दैट केस मे बी यू विल गेट द प्रेफरेंस ओवर। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, abolition of untouchability, that is in article 70। so untouchability जो है बेसिकली इसको abolish करना है, हटाना है, ठीक है। abolish करना है, abolish मतलब हटाना है, ठीक है। और इसको बेसिकली बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने इसको प्रैक्टिस किया तो लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोस पीपल हु विल प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। क्लियर?
हाँ, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर किसी भी तरीके का लॉ अगर लाया गया इस चीज से, मतलब कोई भी तरीके की चीजें आपने इसके ऊपर लगाई अनटचेबिलिटी के ऊपर, मतलब अनटचेबिलिटी मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको सपोर्ट मिल रहा है कहीं से भी, तो दैट शुड बी ऑफेंस पनिशेबल, मतलब वो जो आपने काम किया है, जो आपने बोल सकते हैं ना कि जो भी आपने परफॉर्म किया रॉन्ग, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, आपने जो भी चीजें गलत की हैं वो पनिशेबल है अंडर द लॉ। यानी अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है, ये आर्टिकल 17 में लिखा गया है, और जो भी इसको फॉलो करेगा, जहां से भी इसको सपोर्ट मिलेगा, उन सबको बेसिकली क्या हो सकता है, सजा मिल सकती है अंडर द बेसिकली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर में इसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, पनिशेबल ऑफेंस है ये, जुर्म जिसको बोलते हैं ना वो। नेक्स्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किस चीज के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 15 पढ़ लिया। आर्टिकल 15 बताता है आपकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में, याद रखना स्मॉल वर्ड एक्सेसिबिलिटी, शॉप में जा सकते हैं, टैंक यूज कर सकते हैं, वर्शिप करने मंदिर, एवरीथिंग, ठीक है। सेकंड बताता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, ठीक है, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट का जो जॉब है उस पे सबका राइट है, उस बेसिस पे। और नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल 17 है वो बताता है अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है, और अगर किसी ने भी अनटचेबिलिटी को फॉलो किया, प्रैक्टिस किया, तो उसको क्या मिलेगी, सजा होगी। क्लियर। आर्टिकल 46 दो किस चीज को प्रमोट कर रहा है, एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि एजुकेशन और इकोनॉमिक को प्रमोट किया जा रहा है किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर वीकर सेक्शन एंड, ठीक है। अब यहाँ स्टेट कह रहा है कि एजुकेशनल केयर स्पेशल, द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर the educational and economic interest of the weaker section of people, and particularly the scheduled caste and scheduled tribe, and protect the social injustice and all form of exploitation। ये क्या बता रहा है कि एजुकेशन पे सबका बराबर राइट है, हर एक पर्सन जो बच्चे हैं चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करें, वो स्कूल कॉलेजेस जा सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए अगर स्पेशल प्रोविजन यूज किया जाए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इक्वालिटी शुड बी देयर, एजुकेशन पे सबका हक है, राइट है। अब ये एक मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ओके